आखिर जीएसटी क्या है? जीएसटी कितनी प्रकार की होती है? जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? कौन से समय पर कौन सा टैक्स देना चाहिए? कब कौन सा टैक्स देना चाहिए? एक स्टेट के अंदर कौन सा टैक्स लगेगा? दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में माल भेजवाने पर कौन सा टैक्स लगेगा? दो राज्य के अंदर लेन देन हो रही है तो कौन सा टैक्सेस देना होगा? एक राज्य के अंदर लेन देन हो रही है तो कौन सा टैक्स देना होगा? कौन सा टैक्स रेगुलरली होगा? कौन सा टैक्स कंपोजिशंस होगा? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी की कंप्लीट पिक्चर्स बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मुझे कन्फर्मली पता है कि आप जीएसटी के बारे में कंप्लीटली सीख जाएंगे। ठीक है, तो यह सब सीखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको जीएसटी की पूरी जानकारी मैं अच्छे से दे पाऊँ। और बिल्कुल मैंने एनिमेशन से आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे हैं इस वीडियो में। आप इसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बड़े ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो आप एज ए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और डायरी लेकर ज़रूर बैठें। क्यों? क्योंकि हम जो आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, उसे आप एक डायरी में नोट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप यदि डायरी में नोट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो बखूबी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यह सब जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो इसी वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में के। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं जीएसटी के बारे में। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो हम यहाँ पर छोटा सा देख लेते हैं, एक बार हम समझ लेते हैं कि आगे हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर जीएसटी क्या है, जीएसटी के अंतर्गत कितने टैक्स शामिल हैं, जीएसटी में टैक्स कैसे दिया जाएगा, जीएसटी कानून कब पारित कर दिया गया। इसी के साथ सीखेंगे टेली प्राइम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और इसी के साथ लास्ट ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली क्या हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मंथली क्या होता है, जीएसटी के अंतर्गत क्वार्टरली क्या होता है ना। तो हम इसी के बारे में भी आगे सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आज जो समझने वाले हैं वह समझने वाले हैं हम जीएसटी के बारे में, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेसिफिक जीएसटी के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो आइए जीएसटी को आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेली को आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जीएसटी क्या है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि जीएसटी क्या है। देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी का फुल फॉर्म्स क्या है। अगर किसी ने पूछा आपसे या फिर क्वेश्चंस आया एग्जाम्स में, तो आपको जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यह एक तरह का टैक्स है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के कंजप्शंस पर लगता है। अब आप जो भी सामान खरीदेंगे या सेवाएं प्राप्त करेंगे उन पर आपको जीएसटी टैक्स भरना होगा। देखिए कंजप्शंस पर लगता है, मतलब कि यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, यूँ कह सकते हैं अपन कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम किसी वस्तु का यूजेस करते हैं, तो हमें उस वस्तु के ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है, और टैक्स कौन सा देना होगा, तो जीएसटी देना होगा। समझिएगा आगे, यह देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले तमाम तरह के सेंट्रल और स्टेट लेवल टैक्सेस के स्थान पर लागू हो रहा है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एवं स्टेट मतलब राज्य और केंद्रीय, ठीक है, दोनों जगह पर यह टैक्सेस लागू
हो रहा है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है जीएसटी शुरू होने के साथ ही पहले से मौजूद सारे टैक्स खत्म और उनकी जगह एक जीएसटी जिसे उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। जीएसटी किसी भी वस्तु पर इसका रेट पूरे देश के किसी भी कोने में मौजूद कस्टमर को उस वस्तु पर एक ही बराबर टैक्स चुकाना होता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अपन रहते इंडियाज़ में है ना, भारत में रहते, मान लीजिए रहते क्या है, वो तो है ही से हम भारत में। तो भारत में हम हैं, तो भारत में हम किसी भी कोने में रहेंगे और वहाँ पे हमें जो भी टैक्स देना होगा वो जीएसटी देनी होगी, और जीएसटी जो भी रेट रहेगा वो हमें उस वस्तु के ऊपर इक्वल रेट देना है। मतलब हम कहीं पर भी रहेंगे तो हमें इक्वल रेट देना है। जैसे कि 18% हमें जीएसटी देना है, तो उस वस्तु के ऊपर हमें भारत के किसी भी कोने में 18% ही देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में जीएसटी के लिए संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई और जीएसटी कानून 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा पारित कर दिया गया। आई होप कि आपका क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जीएसटी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की ओर से लिए जाने वाले 3 टैक्स शामिल हैं। अब देखिए कौन से टैक्स शामिल हैं, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। चलिए अब हम इन तीनों टैक्सेस के बारे में समझते हैं, इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, आखिर यह कैसे काम करता है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आगे भी मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर सीजीएसटी को। अब सीजीएसटी क्या होता है समझिए। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर माल का लेन देन एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच हो रहा है, देखिए एक राज्य के 2 पक्ष, जैसे कि मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तियों के बीच में अगर लेन देन होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स केंद्र सरकार को देना होगा। सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स आपको किसको देना होगा, तो केंद्र सरकार को देना होगा, यदि एक ही राज्य के अंदर लेन देन होती हैं तो। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें एसजीएसटी, इसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर माल का लेन देन एक ही राज्य के 2 पक्षों के बीच हो रहा है, सेम ऊपर का सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम है, दोनों एक ही राज्य के अंदर लेन देन हो रही है। ओके, तो यह एसजीएसटी टैक्स राज्य सरकार को देना होगा। ध्यान से समझिएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर सौदा यानी कि व्यापारिक लेन देन आपकी एक ही राज्य के अंदर हो रही है, तो आपको यहाँ पर 2 टैक्स देने होंगे। पहला टैक्स आपको देना होगा सीजीएसटी, दूसरा टैक्स आपको देना होगा एसजीएसटी। यानी कि अगर आपका टैक्स 18% लगता है तो आपको 9% सीजीएसटी देना होगा और 9% एसजीएसटी देना होगा। ठीक है, आगे समझिएगा। अगला है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर माल का लेन देन 2 अलग अलग राज्य की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, अलग अलग राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, समझिएगा राज्य यानी कि स्टेट के 2 पक्षों के बीच हो रहा है, यानी कि लेन देन आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में हो रहा है, दोनों अलग अलग व्यापारी हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी टैक्स केंद्र सरकार को देना होगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा और वो टैक्स देना होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आईजीएसटी होगा। सिर्फ 18% आपको देना होगा। किनको देना होगा, तो वह देना होगा आपको किसको, केंद्र सरकार को। वो आपको नहीं देना है, एज ए आप एक कस्टमर से हैं, जहाँ से आप माल को परचेस करेंगे उन व्यक्ति को आपको वो टैक्स देना होगा। ठीक है, या फिर आप जिनको माल बेचेंगे वहाँ पे आपको टैक्स लेना होगा। ठीक है, आगे हम सब समझेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट दे रखा है, इस नोट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि नोट है, राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में आपको हर डील पर 2 टैक्स देने होंगे। राज्य के अंदर की आप जो भी डील करेंगे उस पर आपको 2 टैक्स देने होंगे। कौन कौन से, केंद्र सरकार को सीजीएसटी और राज्य सरकार को एसजीएसटी। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। 2 राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक ही आईजीएसटी टैक्स देना होगा। ओके, कन्फ्यूजन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं अब हम थोड़ा सा और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा, एक कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल
खरीदा। एक कंपनी की बात हो रही है। सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। कुल माल 10 लाख रुपए का है और इस पर 18% जीएसटी लगता है। अब देखिए 10 लाख का माल है, 18% जीएसटी लगेगा, मतलब कि 18% 1,80,000 रुपये का आपका जो जीएसटी है वह 10 लाख रुपए के माल के ऊपर लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा। किसने खरीदा? तो कंपनी ने। अब कंपनी देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से है, एक थोक व्यापारी है। यहाँ पर कंपनी ने थोक व्यापारी से कच्चा माल खरीदा, तो यहाँ से जो कंपनी वाला व्यक्ति है उसने माल खरीदा है थोक व्यापारी से। ठीक है, आगे समझिएगा इसमें। यह सौदा होने पर थोक व्यापारी उस कंपनी से 10 लाख की खरीद पर 18% टैक्स वसूलेगा। कौन वसूलेगा? तो थोक व्यापारी वसूलेगा। किससे वसूलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी वाले व्यक्ति से वसूलेगा। थोक व्यापारी उस कंपनी से, किस कंपनी से? इस कंपनी से। कितना वसूलेगा? तो 18% वसूलेगा, 18% टैक्स। ठीक है, तो वो टैक्स थोक व्यापारी वसूलेगा क्योंकि थोक व्यापारी ने माल बेचा है किसको? कंपनी को। ठीक है, चलिए इसे और भी हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसे सरल बनाकर समझते हैं। अब सरल बनाकर और सरलता से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मेरा पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और इजी तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जीएसटी सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए इसे हम सरल बनाकर समझते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो व्यापारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक व्यापारी आपका कंपनी वाला आगे है और दूसरा आपका यहाँ पर थोक व्यापारी है। ठीक है, दो व्यापारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो सौदा हो रहा है, सौदे के दोनों पक्ष एक ही राज्य में के अंदर है। अब देखिए, अब तो हम समझेंगे इसको, पहले एक राज्य से समझेंगे कि दोनों आपके जो दोनों व्यापारी हैं वह एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा राज्य सरकार। देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है, इस सर्कल को नाम दिया है राज्य सरकार। ये सर्कल है राज्य सरकार का और ये दो व्यापारी हैं, एक ही राज्य के दो व्यापारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा। और यहाँ पर माल है। अब माल जो कि कितने रुपए का है? तो कुल माल 10 लाख रुपए का है। इस पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? तो इस पर लगेगा 18% जीएसटी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा 18% जीएसटी का जो टोटल अमाउंट होता है वह होता है 1,80,000 रुपये। अब माल किसने बेचा? थोक व्यापारी ने बेचा कंपनी को। तो कंपनी से कितना परसेंट वसूलेगा? 18%। 18% यानी कि 1,80,000 रुपये वसूलेगा। कौन वसूलेगा? तो थोक व्यापारी वसूलेगा। अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार भी आ जाती है, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा 18% लगेगा, यानी कि 9% तो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार को यानी कि सीजीएसटी देना है, सेंट्रल टैक्स। ठीक है, सेंट्रल टैक्स आपको इतनी देना है 9%, यानी कि 90,000 रुपये तो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार को देना है और 9% यानी कि राज्य सरकार को देना है। 9% केंद्र सरकार को और 9% राज्य सरकार को। तो यहाँ पर दो टैक्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा आपका सीजीएसटी, दूसरा लगेगा आपका एसजीएसटी, स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स। आगे समझ में? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एरोप्लेन उड़ गया। ठीक है, समझिए आगे। इसी से अलग यदि सौदा दो राज्यों के दो पक्षों के बीच हो रहा है, अब देखिए पहले एक राज्य के अंदर हो रहा था, अब दो राज्य के अंदर होगा, मतलब कि अलग अलग राज्य की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बीच हो रहा है तो सिर्फ आईजीएसटी के रूप में 18% टैक्स केंद्र सरकार को क्या करना पड़ेगा? देना होगा। देखिए यहाँ पर सेम वो का वही है, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपनी वही है, थोक व्यापारी वही है और जीएसटी भी 18% ही है। 1,80,000 रुपये यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब समझिएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? दो राज्य की, राज्य 1 और राज्य 2। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान दे दीजिए, राजस्थान गुजरात दे दीजिए, जो भी नाम हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया है राज्य 1 राज्य 2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब देखिए माल जो है वो कितने रुपए का है? तो माल सेम 10 लाख रुपए का, 18% जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा और ये जो टैक्स है इसको बोलते हैं आईजीएसटी। देखिए सौदा दो राज्यों के दो पक्षों के बीच हो रहा है, मतलब यहाँ पर राज्य 1 का एक मेंबर है और राज्य 2 का भी एक मेंबर है। ठीक है, दोनों व्यापारियों के बीच में लेन देन हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य के हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा और वह टैक्स क्या होगा? आपका आईजीएसटी, जो कि 18% होगा। ठीक है, 18% क्या होगा? आईजीएसटी होगा। ठीक है, 1,80,000 रुपये। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम जीएसटी की दर, रेट ऑफ जीएसटी, मतलब कौन कौन से दर है जीएसटी की, कौन कौन से रेट हैं जीएसटी के, तो वो सभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए समझिएगा,
जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी के कुल 5 स्लैब मंजूर किए हैं। कितने स्लैब? 5, यानी कि 5 स्लैब मंजूर किए हैं। अब कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर टोटल 5 है। अब इनको समझते हैं हम। देखिए मैंने इसको भी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसका डिटेल्स वीडियो भी चाहिए कि डेफिनेशन सही चाहिए पूरा प्रॉपरली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाने के लिए। तो आप थोड़ा सा अभी समझ लीजिए इसे। 0%, 5%, 12%, 18%। तो कहाँ पे कितना टैक्स देना होता है, चलिए इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अति आवश्यक वस्तुओं पर कम से कम टैक्स लगाकर और विलासी व कम महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर जीएसटी को ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर हमारी आवश्यकता के हिसाब से वस्तुओं के ऊपर टैक्स निर्धारित किया गया है। देखिए समझिएगा, जैसे कि कच्चा माल, अनाज व ताज़ी सब्जियों पर 0% जीएसटी। इसी प्रकार एजुकेशन और हेल्थ पर भी क्या है, 0% जीएसटी है आपका। ठीक है, इसी के साथ समझिएगा किराना सामान इत्यादि पर कितना, किराना सामान इत्यादि पर कितना है टैक्सेस है, तो 5% टैक्सेस है, क्योंकि और भी सामान हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरण जिसकी कम आवश्यकता है, इस पर कितना परसेंट टैक्सेस हैं, तो इसमें 12% टैक्स हैं। ठीक है, इसी के साथ है ऐसी वस्तु जिसका अधिकतम उपयोग किया जाता है, इस पर कितना टैक्सेस दिया गया है, तो 18% टैक्सेस मंजूर किया गया है। तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, तो यहाँ पर आपको 18% टैक्स देना है। इसे आप थोड़ा सा समझिएगा। अगला है ऐसी बड़ी प्राइस के उपकरण जिसकी आवश्यकता कम होती है, इस पर 28% जीएसटी, 28% जीएसटी किसके ऊपर, जिसकी हमें आवश्यकता कम होती है लेकिन प्राइजेस ज़्यादा होती है उनकी। ठीक है, जैसे अब समझिएगा ध्यान से, जैसे मॉनिटर स्क्रीन, फर्नीचर है ना, एयर कंडीशनर, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी आदि, और भी इस तरह की वस्तुएं हो सकती हैं जिस पर टैक्स। अब देखिए यहाँ तो मैंने सभी को थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको इनका डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जीएसटी में टैक्स कैसे दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका भी क्वेश्चंस आपके मन में भी चल रहा होगा, समझिएगा इसे भी। जीएसटी में टैक्स कैसे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए सिर्फ 3 स्टेज लिए हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 स्टेज लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उत्पाद कंपनी से माल होलसेलर के पास जाता है। किसके पास से, तो उत्पाद कंपनी मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो माल को बनाती है, उनके पास से जो माल है वह किसके पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर से फिर माल किसके पास जाता है, कस्टमर के पास। अब देखिए होलसेलर और रिटेलर दोनों एक ही होते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर होलसेलर से फिर माल कस्टमर के पास जाता है, और यहाँ पर रिटेलर से फिर माल किसके पास जाता है, ग्राहक, यानी वो भी कस्टमर के पास पहुँचता है। देखिए यहाँ पर होलसेलर और रिटेलर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि माल है ना, माल आपका उत्पाद कंपनी से कहाँ जा रहा है, तो उत्पाद कंपनी से आप देख सकते हैं जो माल है आपका वह होलसेलर रिटेलर के पास पहुँच चुका है। अब जो होलसेलर रिटेलर से जो माल है आपका, वह माल आपका कहाँ पे पहुँचेगा, तो वह माल आपका कस्टमर के पास पहुँचेगा। तो आप देख सकते हैं कस्टमर के पास माल पहुँच चुका है और कस्टमर खुशी के मारे कूद रहा है खुशी के मारे कूद रहा है ना, राइट नाउ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप टैक्स को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जीएसटी टैक्स दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर के ऊपर जो टैक्स लगा है ना, तो कस्टमर की कोई जवाबदारी नहीं है उस टैक्स को भरने की। वो किसको देगा, वो देगा यहाँ पर होलसेलर रिटेलर को। देखिए आगे समझ लीजिएगा, इसे भी मैं और इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ यार, आप कहाँ टेंशन लेते हैं। चलिए समझ लीजिए, जीएसटी खरीदार कस्टमर से वसूला जाएगा। अब देखिए खरीदार मतलब जो उस वस्तु का उपभोग करेगा, जो उस वस्तु को कंज्यूम करेगा, वो होता है कंज्यूमर या फिर कस्टमर, समझ लीजिएगा। जीएसटी खरीदार यानी कस्टमर से वसूला जाएगा, लेकिन इससे पहले सामान मतलब जो गुड्स हैं, गुड्स की जिन जिन स्टेज पर दाम में बढ़ोतरी यानी कि वैल्यू एडिशन हुई है, वहाँ पर बार बार जीएसटी वसूल किया जाना है। हर बार जीएसटी वसूल किया जाना है। जो पहले खरीदार ने जीएसटी अदा पे किया था, वह जब आगे दूसरे को माल बेचेगा तो उससे वह
जीएसटी वसूल लेगा। तो स्थिति इस प्रकार होगी। अब स्थिति कैसी होगी समझिएगा। सबसे पहले उत्पाद कंपनी से माल लेते समय होलसेलर पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कंपनी उससे लेकर भरेगी। देखिए कंपनी किससे लेगी जीएसटी? होलसेलर रिटेलर से। नेक्स्ट है यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर इनका भी आपको डिटेल्स में बताया है समझाने के लिए, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। देखिए उत्पाद कंपनी से माल लेते समय होलसेलर पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कंपनी उससे लेकर भरेगी। किससे लेगी? तो होलसेलर पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कंपनी उससे लेकर भरेगी। ठीक है, होलसेलर से माल लेते समय रिटेलर यानी रिटेलर पर जीएसटी लगेगा, लेकिन उसे कौन लेकर भरेगा? तो होलसेलर उसे सामान के मूल्य के साथ वसूल के भरेगा। मतलब यहाँ पर होलसेलर रिटेलर की बात हो रही है। ठीक है, रिटेलर से माल लेते वक्त कस्टमर जीएसटी अदा पे करेगा। देखिए कस्टमर के ऊपर बात आ चुकी है, क्योंकि कस्टमर को ही पूरा का पूरा जीएसटी पे करना है। ओके, जीएसटी रिटेलर पर भरने की जिम्मेदारी होगी। किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? जीएसटी कस्टमर के अगर ऊपर जीएसटी लगेगी तो जीएसटी कस्टमर किसको देगा? रिटेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइनल कस्टमर पर जीएसटी भरने की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वह जो टैक्स हैं जीएसटी टैक्स हैं वो किसको देगा? तो होलसेलर रिटेलर को देगा। फाइनली कस्टमर के ऊपर टैक्स भरने की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने जो टैक्स हैं वह होलसेलर रिटेलर को दे दिया है। अब जो होलसेलर रिटेलर हैं यह जीएसटी अदा पे करेंगे सरकार को। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है इस वीडियोस में तो बेधड़क कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं निराकरण करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी सिस्टम में कारोबारियों के व्यवसाय पर नज़र रखने के लिए निगरानी के बहुत से स्टेप बनाए गए हैं। हर महीने कुल बिक्री खरीदारी और टैक्स देनदारी को लेकर विवरण सरकार के पास पहुंचेगा। अब देखिए सरकार ने निगरानी रखने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टेप बनाए हैं। ये सारे विवरण ऑनलाइन होंगे। सौदे का सही मिलान होने पर ही पहले के चरणों में जमा किया गया जीएसटी टैक्स क्रेडिट के माध्यम से एडजस्ट होगा, यानी कि एडजस्ट हो सकेगा। अब देखिए समझिएगा, अब यहाँ पर आपने अधिकतर देखा होगा जैसे GSTR1, GSTR2, GSTR3, GSTR4 वगैरह जो भी हैं वो सब। ठीक है, तो वो सब कैसे काम करते हैं अब आप समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेज में इनको समझाने की कोशिश करी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले आप समझ सकते हैं GSTR1 व्यवसायियों को महीने भर की बिक्री यानी कि आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल करना होगा। व्यापारियों को आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट अगले महीने की 10 तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा? दाखिल करना होगा। ये होता है GSTR1 के अंदर। ठीक है, GSTR1-2 में क्या होता है समझिएगा। स्वयं के व्यापार की महीने भर की खरीदारी यानी कि इनवर्ड सप्लाई के संबंध में महीने भर का ब्यौरा अगले महीने की 15 तारीख तक दाखिल करना होगा। ये होता है GSTR2 के अंतर्गत। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मैं डिटेल्स वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको और भी प्रॉपर्ली अच्छे से बता पाऊंगा कि जैसे GSTR1 क्या होता है, GSTR2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, जो भी है वो सारे के सारे GSTR1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आप थर्ड समझ लीजिएगा। GSTR3 अगले महीने की 20 तारीख तक सभी बिक्रियों और खरीदारियों जैसे आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई की मैचिंग दिखाते हुए जीएसटी रिटर्न भरना होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो भी यहाँ पर रिटर्न भरे हैं उनकी मैचिंग आपको दिखाने के लिए यहाँ पर GSTR3 को भी पे अदा करना पड़ेगा, मतलब रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट में इसी में ही है आगे, पर्दे को तो खुल जाने दो। चलिए आगे समझते हैं। अब इसका एक नोट दे रखा है, इस नोट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नोट: हर महीने इन तीनों जीएसटी फॉर्म को भरने के अलावा भी वित्तीय वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक रिटर्न GSTR9 अगली 31 मार्च तक भरा जाएगा, जिसमें साल भर के टैक्स विवरणों को भरा जाएगा। इस प्रकार साल भर में कुल 37 जीएसटी रिटर्न भरे जाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी 3 महीने में एक GSTR1 भरने की अनुमति दी है, जिनके व्यापार में एक वर्ष में 15 करोड़ से कम का टर्नओवर होता है। अब देखिए
यहाँ पे सरकार ने एज ए बिजनेस में जो टर्न ओवर मीन्स होता है कि टोटल सेल, उधार की सेल और नगद की सेल, जो भी सेल हैं वह टोटल सेल हैं, ठीक है। तो उसका जो टर्न ओवर है वह 15 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर आपको इनके नियम का इस प्रकार से पालन करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए आइए अब सीखते हैं टेली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए टेली प्राइम में जीएसटी को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली पर F11 की को दबाएं। F11 की को दबाएं मतलब यहाँ पर आपको टेली के फीचर्स को ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर जिस कंपनी में जीएसटी एक्टिव करना है उसे चुनें। तो यहाँ पर आप जैसे F11 की दबाते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर टैक्सेशन के सेक्शंस में पेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को यस सेट करें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेशंस का यहाँ पर सेक्शंस दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे आपको यस कर लेना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अब यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स की जानकारी भरें। देखिए जो भी आपके पास में जीएसटी से रिलेटेड जानकारी है वह आपको यहाँ पर फिल करना होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जिसमें स्टेट्स दे रखा है ना, रजिस्ट्रेशन टाइप दे रखा है, ऑफ अदर टर्मिनल्स दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर जीएसटी आईएन नंबर्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1 मंथली वगैरह जो भी आपको यहाँ पर देना है, एवेबिलिटी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी को फिलअप करना है। चलिए इनके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि यह कैसे क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। देखिए स्टेट, अब स्टेट के सामने क्या करना है, स्टेट, इसमें हम अपने स्टेट का नाम लिस्ट में से चुन लेंगे। तो आपको यहाँ पर आपका नाम चुन लेना है, जो भी आपका लिस्ट है स्टेट की उसमें से स्टेट का नाम। रजिस्ट्रेशन टाइप, इसके सामने क्या करना है, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप हमसे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर अब जैसे कि रेगुलर एंड कंपोजिशन, चलिए इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं कि कैसे इनको चुनना है, क्यों चुनना है। रेगुलर, यदि हमारा बिजनेस दूसरे राज्यों से खरीद बिक्री का है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य से माल को खरीदना और बेचने का है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अथवा रेगुलर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो हमें यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन का चुनाव करना होगा। क्योंकि हम देखिए जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारे बिजनेसेस का, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इसका चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि रेगुलर है या फिर कंपोजिशंस हैं, तो वहीं पर हमें उसको चुनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपोजिशन को समझ लीजिए। कंपोजिशंस क्या होता है, यदि हमारा व्यापार एक ही स्टेट में हो रहा है, मतलब हम बिजनेस किस में करते हैं, एक ही स्टेट के अंतर्गत करते हैं, एक ही राज्य के अंतर्गत करते हैं, तो जिसमें हमारी कंपनी स्थापित है, तब हमें यहाँ पर कंपोजिशंस स्कीम को लेना होगा, मतलब इस ऑप्शंस को हमें चुन लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एसोसिएट्स ऑफ टेरिटरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसे आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है GSTIN, है ना, तो UIN GST के बारे में आपको यहाँ पर देना है। अपनी कंपनी का GSTIN नंबर देना है, जो हमें GST पंजीकृत करते समय मिला था। यहाँ पर आपको जो GST नंबर आपको मिले हैं वह आपको टाइप करना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 15 अंकों का रहता है, जिसमें 2 अंक स्टेट के और 10 अंक पैन कार्ड के और 3 अंक अदर होते हैं। जो GST नंबर है वह 15 अंकों के होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिसिटी आपको यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली पूछा जा रहा है। देखिए पहले तो इसके समझ लीजिएगा आप कि पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 क्या होता है। देखिए GSTR भरने का समय चुनना है, जिसमें मंथली तथा क्वार्टरली में से एक का चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बारे में समझ लीजिएगा। मंथली क्या होता है, मंथली यदि हमारा व्यापार 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर वार्षिक है, मतलब अपने व्यापार में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या चुनना है, मंथली को चुनना है। और यदि हमारा व्यापार यहाँ पे क्वार्टरली में यदि 15 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर है तो तिमाही भरना है, जो कि क्या रहेगा, क्वार्टरली को चुनना होगा। देखिए यहाँ पर आपको बस इतना समझ लेना है कि यदि हमारा जो बिजनेसेस हैं वह 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर अगर वो करता है तो यहाँ पर हमें वार्षिक यानी कि मंथली को चुनना होगा।
और यदि यहाँ पर 15 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर है तो यहाँ पर तिमाही मतलब 3 महीने में आपको यहाँ पर इसको क्वार्टरली के हिसाब से पे करते रहना है। तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली को चुनना होगा। ओके, यानी कि जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त चुना है वही आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट ई वे बिल डिटेल्स। यदि ई वे बिल्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो यहाँ पर यस करें, सिंपल। यदि आपने ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन लिया है तो यहाँ पर यस कर दें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सेप्ट विंडो आ जाएगा और यहाँ से आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इस विंडो को यस एक्सेप्ट करें, यहाँ से आप इसको यस करें, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीएसटी के बारे में अच्छे से समझे होंगे और सीखे भी होंगे। चलिए इसे अब हम टेली प्राइम के अंदर प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेली को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेली प्राइम को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से टेली प्राइम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली प्राइम ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको लाइसेंस विंडो ओपन होगी, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, F11 की प्रेस करना है, क्योंकि हम जीएसटी को एक्टिव करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करना चाहते हैं। तो F11 की जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ये स्क्रीन हमारे सामने इसलिए ओपन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है। अगर हमारी दूसरी कंपनी भी यहाँ पर होती तो हमारे सामने यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शंस आता। तो हम जैसे F11 की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की फीचर्स विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। हमें आ जाना है टैक्सेशंस में, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टैक्सेशंस में और जीएसटी को हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है, जीएसटी डिटेल्स आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको रेगुलर कंपोजिशंस में से एक ऑप्शन को चुनाव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कंपोजिशंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं रेगुलर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कंपोजिशंस को रखते हैं, उसके बाद में 1 मिनट यहाँ पर हम रेगुलर को रखते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर जीएसटी IN नंबर, यहाँ पर हमें 15 अंकों के जीएसटी नंबर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा MP है, मध्य प्रदेश है, तो हमें MP के 2 कोड है, जैसे M और P। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर भी लिख देता हूँ, BJNPV मैंने यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर भी लिख दिए हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर 3 अदर नंबर भी यहाँ पर हमें लिखने हैं, 3 अदर डिजिट्स भी हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर हमें इसको एंटर कर लेना है। अब मंथली क्वार्टरली में से हमें चुन लेना है, तो हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर ई-वे बिल्स एप्लीकेबल्स को हमें यस कर लेना है, क्योंकि हमारा ई-वे बिल्स एप्लीकेबल्स हैं। हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे और लास्ट टाइम हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट विंडो आ चुकी है, हमें यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस विंडो को भी हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमें इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जीएसटी को यहाँ पर इनेबल कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा जीएसटी के बारे में। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप जीएसटी की एंट्रीज कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी के हम जैसे मास्टर्स पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी के हमारे सामने ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी क्लासिफिकेशंस हो गया। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आ चुके हैं, मतलब हमारे पास में अब जीएसटी इनेबल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।